नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आरबीआई ने आधा फीसदी कम किया विकास दर का अनुमान। नोटबंदी के बाद 11.85 लाख करोड़ के पुराने नोट हुए जमा। 4 लाख करोड़ रुपए के नए नोटों की सप्लाई। नोटबंदी के औचित्य पर विपक्ष ने उठाया सवाल। गुलाम नबी आजाद ने पूछा, कहां है काला धन। जेटली का जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप। नोट की किल्लत पर 150 देशों ने जताया विरोध। विदेश मंत्रालय के बाद प्रधानमंत्री से दखल की मांग। हफ्ते में $5000 निकालने की मिले छूट। बैंकों में संदिग्ध लेन देन की जांच तेज। देश भर के 50 बैंकों में ईडी ने मारा छापा। सेंट्रल बैंक के एक अधिकारी और 2 कारोबारी गिरफ्तार। और राकेश अस्थाना के अंतरिम सीबीआई निदेशक बनाए जाने पर विवाद। नियमों के उल्लंघन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को करेगा सुनवाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने साफ किया है कि नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बैंकों में नोट की कमी को दूर करने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की करेंसी जारी की गई है। नोटबंदी के बाद पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन विकास दर में आधा फीसदी की गिरावट और महंगाई बढ़ने की आशंका उन्होंने जरूर जताई। आरबीआई ने नोटबंदी के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान 7.6% से घटाकर 7.1% कर दिया है। बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू पेश करते हुए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि नोटबंदी के चलते व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और असंगठित क्षेत्र में कुछ समय के लिए असर पड़ेगा। आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद से 11,85,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा हुए हैं और अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए की करेंसी जारी की गई है। The MPC was of the view that given the reduction of the policy rate of 25 basis points in October, which cumulated to a reduction of 175 basis points since January 2015, a further reduction in the policy rate is not warranted at this juncture. नोटबंदी के बाद अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में बुधवार को रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.25% पर बरकरार रखा गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए महंगाई दर का लक्ष्य 5% रखा है। The decision was not and has not been taken in haste, but after detailed deliberations, the consequences that have emanated from that were taken on board, and that's why the planning, the process and the implementation was what it was, keeping in mind that high secrecy had to be maintained. वहीं आरबीआई ने बैंकों को राहत देते हुए बढ़ी हुई जमा राशि पर 100% सीआरआर रखने के फैसले को वापस ले लिया। अगले कुछ सप्ताह में जो बैंकों के पास पैसा आया है वो पूरा रिजर्व बैंक ले लेती थी और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देती थी। तो ये जो टेम्पररी मेजर था उसको विड्रा कर लिया, ये अच्छी बात हो गई है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के ऐलान का असर शेयर बाजार में दिखा। सेंसेक्स 156 अंक गिरकर 26,237 और निफ्टी 41 अंक के नीचे आकर 8,100 के स्तर पर बंद हुआ। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आरबीआई ने आज जो मौद्रिक नीति की समीक्षा की उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्या इसके मायने हैं और बाजार जिस तरीके से उम्मीद कर रहा था उससे थोड़ा सा अचंभा जरूर हुआ है जो आज कदम उठाए गए। हमारे साथ हैं रेणु कोहली, पूर्व स्टाफ सदस्य आरबीआई से। रेणु जी, स्वागत है आपका। मैम, जिस तरीके से ब्याज दरों में कहीं कोई कमी नहीं की गई, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रहा था कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें स्पेस और मिलेगा, कैसे देखती हैं आज के इस कदम को? मेरे ख्याल से कोई सरप्राइज इतनी नहीं है, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक के हम इन्फ्लेशन और ग्रोथ के प्रोजेक्शंस देखें, जो वो कहाँ उसको देखते हैं, तो उनके इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शंस हैं वो अनचेंज्ड हैं। वो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि ऑयल प्राइसेस और कुछ वीट प्राइसेस जैसे वीट वगैरह हैं, गेहूं वगैरह है, वो ऊपर चढ़ रहे हैं और दूसरा रुपी जो है डिप्रिशिएट कर रहा है।
तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन के जो रिस्क हैं वो मुझे जस्टिफाइड लगते हैं। जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, उन्होंने जो है सिर्फ ग्रोथ रेट जो है 7.6 की जगह 7.1 करी है, तो 50 बेसिस पॉइंट जो है वो घटाई है। उसमें से जो है 35 बेसिस पॉइंट्स जो है वो पहले हाफ के जो नंबर्स हैं, खासकर Q2 के जुलाई सितंबर क्वार्टर के जो नंबर हैं उसके बेसिस पर है, और आगे के लिए जो सेकंड हाफ है, जो अक्टूबर दिसंबर और जनवरी मार्च का क्वार्टर है, उसमें वो सिर्फ 15 BPS जो है रिडक्शन देख रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि कुछ ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं कि एनेक्डोटल एविडेंस जो आ रही है और जितने भी प्राइवेट फोरकास्टर्स हैं उन्होंने जो है तकरीबन करीब अगर हम एवरेज लेना चाहें तो 6.5 के आसपास वो देखते हैं, तो 1 परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा रिडक्शन है। तो रिजर्व बैंक का व्यू जो है ग्रोथ की तरफ, वो एक काफ़ी शार्प रिबाउंड देख रहे हैं, जिसको वी शेप कहते हैं, ऐसे और ऐसे उस तरह से। तो उसमें यहाँ तो एक हम नज़र व्यू ये देख सकते हैं कि फ़िलहाल उनके पास कुछ रूम है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जितनी भी बारी भी अपनी पॉलिसी रेट घटाई है उसका ट्रांसमिशन जो है 60 से 70% तक ही हुआ है, उससे बियॉन्ड गया नहीं। तो बैंक्स के पास अब लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो गई है, उन्होंने CRR वो हटा के और लिक्विडिटी को मॉप अप करने के लिए दूसरे टूल्स, रिवर्स रिपो और गवर्नमेंट के ये मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स जो हैं उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो उससे मतलब ट्रांसमिशन की तरफ जो है, जो बोरोअर और लेंडर की लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट होती है ग्राउंड पर, उसमें रिडक्शन का तो एक उनके पास बैंडविड्थ है, वो शायद वेट कर सकते हैं 1-2 और महीने। पर मोर देन दैट वो जो है कंजम्पशन जो है डिमांड, उसको वो अभी तक फिलहाल जो वो ये देख रहे हैं कि उसका रिबाउंड हो जाएगा और वो शायद रिकवर कर जाएगी 1-2 क्वार्टर्स में प्रीवियस लेवल्स पे। और क्या जो ये नोटबंदी वाला फैसला था और नए नोटों को, और उसके चलते उम्मीद थी कि शायद कुछ लोग ये जानकर कह रहे थे कि लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि एक बार सर्कुलेशन में मनी आएगी, उससे कुछ राहत मिलेगी, या फिर उसके चलते अभी RBI वेट एंड वॉच की पोजीशन में दिख रहा है जिस तरीके के हालात बन रहे हैं? ऐसा ही कहा है उन्होंने कि उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इसलिए हम जो है वेट करेंगे और डेटा देखेंगे। ग्लोबल भी है, अंदर की भी अनसर्टेनिटी है, ये चीज़ भी है कि भाई ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है। ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास थोड़ा सा बैंडविड्थ है कि अगर बैंक्स अपने आप ही इन चेंज्ड हालात की वजह से और परिस्थिति, लिक्विडिटी की परिस्थितियों से अपने आप ही घटा देते हैं, तो वो काम वैसे भी बैंकिंग सेक्टर के लेवल पर हो जाएगा और वो आगे बढ़कर उनके पास इतना ही टाइम बच जाता है देखने के लिए। लेकिन इतनी जल्दी रिबाउंड हो जाएगा और सिर्फ 15 बेसिस पॉइंट ही ग्रोथ में रिडक्शन होगा, ये मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और दूसरा उन्होंने 2 चैनल्स पे बताया कि एक तो मतलब बिल्कुल इमीडिएट जो डिमांड के ऊपर शॉक है वो होगा, और दूसरा जो वेल्थ इफेक्ट जिसे कहते हैं कि भाई आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ पैसा था, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया और उसकी वजह से आपकी जो है एक स्पेंडिंग के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो भी वो लिमिटेड देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डिमोनेटाइजेशन जैसा जो एक्सरसाइज है उसके इफ़ेक्ट्स सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होते, बिहेवियरल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं। उसकी वजह से कोई कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, वो किस तरह से खर्च करते हैं आगे, ये सब चीज़ें बहुत अनसर्टन हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। सो उस सेंस में उन्होंने एक एक्सपेक्टेशंस को जो कहते हैं मार्केट की वगैरह को, हाँ उन्होंने एक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक सा वो लिया है। तो आगे बढ़ के मतलब अगर हम देखें कि नई कोई और इम्पोर्टेंट सिग्नल चीज़ क्या हुई है आज की स्टेटमेंट में, मेरे हिसाब से बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी, तय कर दी कि जो भी नोट अगर वापस नहीं आते तो उनकी जो लायबिलिटी है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, जो भी उन नोट के बेरर्स हैं, नोट कर लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर दिस वैल्यू, उन्होंने ये साफ कर दिया कि कोई भी हमारी लायबिलिटी जो है ख़त्म नहीं होती है। तो जो स्पेक्यूलेशन था और एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशन थी विंडफॉल गेन की कि भाई ये रिडक्शन होगा लायबिलिटी का, वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के पास एक विंडफॉल गेन आएगा, उसकी वजह से स्पेंडिंग इंक्रीज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हो सकता है मनरेगा के थ्रू, हो सकता है कोई और स्कीम्स के थ्रू।
तो वो जो है उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया और वो उससे काफ़ी सर्टेनिटी जो है एटलीस्ट इस महीने में आ गई। तो फिर आगे चल के हमें ये देखना है कि ड्राइवर क्या है। अगर हम पिछली कुछ क्वार्टर का सिनारियो देखें तो कंज्यूमर्स जो हैं, खासकर अर्बन कंज्यूमर्स, उनकी कंजम्पशन से जो है जीडीपी ग्रोथ हमारी आ रही थी, ड्रिवन हो रही थी। अब वो अगर इम्पैक्ट हो गया तो आगे जाके गवर्नमेंट की अगर स्पेंडिंग के लिए खर्चा वहाँ विंडफॉल गेन से नहीं आता, तो फोकस जो है मेरे हिसाब से अब ये है कि टैक्स जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम है, जो सेकेंड वाली जो अभी आई है, उससे कितना रियलाइजेशन होता है रेवेन्यू। आज भी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने और कल भी जो है मेरे ख्याल से सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा कि उनकी ये उम्मीद है कि 1.3 से लेके 1.5 लाख करोड़ जो है वो इतना टैक्सेशन वो एक्सपेक्ट करते हैं इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत। तो उसका 50% अगर हम लें तो 75,000 करोड़ जो है एक टैक्स गेन होना चाहिए। तो आगे जाके मेरे ख्याल से अब फोकस का एरिया वो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नोटबंदी के चलते भारत के सामने राजनयिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिल्ली स्थित दूतावासों ने विदेश मंत्रालय के सामने नकदी की कमी और नोट निकालने की सीमा पर गहरी नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय के बाद अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। नकदी की किल्लत को लेकर दूतावास अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। उन्हें वेतन के अलावा क्रिसमस और दूसरे कामों के लिए भी नकदी चाहिए। इस पर करीब 150 देशों के दूतावासों ने सरकार के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दिल्ली स्थित दूतावासों के संगठन के प्रमुख फ्रैंक हंस टेनेनबर्ग ने 11 नवंबर को विदेश मंत्रालय के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को पत्र लिखा था। इसका जवाब नहीं मिलने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को खत लिखकर विस्तार से परेशानियां बताई गई हैं। उन्होंने एक बार में कम से कम $5,000 के बराबर भारतीय मुद्रा निकालने की इजाजत देने की मांग की। Prime Minister himself tries to make some efforts in realizing that these funds belong to embassies, and we cannot be limited to getting this money out, because there could be countries where they can reciprocate to Indian diplomats, and I think this would not be good for Indian diplomats abroad if they cannot access their funds in their banks. फ्रैंक हंस ने कहा कि दूतावास हर सप्ताह महज 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन इससे जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। उनके मुताबिक बाहर से आ रहे पर्यटकों पर भी इसका असर हो रहा है, क्योंकि हर कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने समस्या तुरंत सुलझाने की मांग की। Tourists are in the country, maybe they came before demonetization and they changed money and they're having a hard time getting their money back into their currency, or they're just leaving back to their country and they can't get their money back in their currencies. We also have a lot of medical tourism patients who have changed a large amount of money. इससे पहले रूस ने मंगलवार को नोटबंदी के खिलाफ कड़ा बयान दिया था। रूसी राजदूत ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि रूस इस स्थिति में मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने रूस की चिट्ठी को वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। भारत ने इस मसले पर अंतर मंत्रालयी समिति बना रखी है। उसकी रिपोर्ट आने के बावजूद सरकार ने अब तक इस पर अमल नहीं किया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज भी गतिरोध के चलते नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और लोगों को हो रही परेशानियों के लिए माफी की मांग की। सरकार ने गतिरोध को विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बताया है। कांग्रेस ने ज्यादातर पुराने नोट के बैंकों के पास जमा होने के बाद नोटबंदी के औचित्य पर सवाल खड़े किए। सदन में नोटबंदी पर चर्चा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बुधवार को भी जारी रहा। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से 84 लोगों की जानें गईं
उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया है और कामगारों की छटनी हो रही है। उन्होंने पूछा कि जब सभी नोट वापस आ जाएंगे तो काला धन कहाँ है। नेता विपक्ष ने आरबीआई से बैंकों में जमा नोटों का फिगर भी मांगा। ये इतनी बड़ी स्कीम लाई जिसके चलते आज इतने दर्जनों लोगों को अपनी जान खुद लेना पड़ी। तो मेरा सवाल ये था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार इस सदन को ठहराना चाहिए। बीएसपी सांसद मायावती और समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने भी लोगों की परेशानियों का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। पूरे देश में मची हुई है, लोग बड़े दुखी हैं, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है। काफी लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ये जो सत्ता पक्ष है इसने पूरे देश को विकलांग कर दिया। पूरे देश सरकार की तरफ से नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री चर्चा में भाग लेंगे। उन्होंने सदन में गतिरोध को विपक्ष की रणनीति करार दिया। किसी न किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है और विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सदन में गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। भोजन अवकाश के बाद भी विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर अड़ा रहा। 2G scam, on the discussion on that was the precedent. I'm referring back. We all insisted, including me, that the Prime Minister should be present to listen to us. For 2 full days, the then Prime Minister was present. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा की कार्यवाही को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि न तो स्पीकर और न ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला रहे हैं। उन्होंने अपनी नाखुशी संसदीय कार्य मंत्री से भी जताई। लालकृष्ण आडवाणी की टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब बुधवार को भी लोकसभा में कोई विधायी काम नहीं हो सका। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग दोहराई, जिससे कार्रवाई में बार बार अवरोध पड़ा। दोपहर 2 बजे नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हुई। टीआरएस सांसद जितेंद्र रेड्डी ने बोलना शुरू किया, लेकिन अवरोध के चलते कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के मुद्दे पर संसद न चलने देने पर विपक्ष की निंदा की है। साथ ही बीजेपी सांसदों को जनता के बीच कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी का प्रचार करने की सलाह दी। वहीं विपक्षी दल कल नोटबंदी के 1 महीना पूरा होने पर संसद परिसर में धरना देंगे। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बुधवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी पर जनता साथ है, लेकिन विपक्ष राजनीतिक एजेंडे के तहत संसद नहीं चलने दे रहा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के रवैये को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी निंदा की। केवल राजनीतिक एजेंडा से हर दिन गोल पोस्ट चेंज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों सदन में आएंगे, वहां जवाब भी देंगे। ये सारे कहने के बावजूद भी जो गतिरोध पैदा कर रहे हैं कांग्रेस, तृणमूल और बाकी विपक्ष, इसका कड़ी निंदा की। उधर संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें नोटबंदी से लोगों को हो रही दिक्कत को लेकर नियम 184 के तहत चर्चा की मांग जारी रखने का फैसला किया गया। विपक्ष संसद में गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। आप तैयार नहीं है, आप चुप उसको डिस्कस करके छोड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं भाई उसके ऊपर वोटिंग हो, और वोटिंग के लिए आप क्यों नहीं तैयार है? आपके पास तो 330 लोग हैं एनडीए के, इसके बावजूद भाग रहे हैं क्यों? तो हम डिस्कशन के लिए तैयार है। उनकी क्या राय, हमारी क्या राय, पूरा देश तंग है, हमारी नजर से परेशान है, तो बहस तो होना चाहिए। तो कौन बहस कराएगा? सरकार की तरफ से कोई पहल होना चाहिए ना। मौजूदा सत्र में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नोटबंदी के मुद्दे पर लगातार बाधित हो रही है।
सरकार और विपक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बैंकों में संदिग्ध लेन देन के खिलाफ कई एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय 10 बैंकों की 50 से ज़्यादा शाखाओं में रिकॉर्ड्स की छानबीन कर रहा है। एजेंसी को शक है कि कई बैंक अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन देन में शामिल हैं। ईडी ने एक्सिस बैंक मामले में तीसरी गिरफ्तारी भी की है। सीबीआई ने भी बेंगलुरु से सेंट्रल बैंक के एक अधिकारी और 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। बैंक अधिकारी पर पुणे की एक कंपनी के लिए 15 से 18 नवंबर के बीच 50,000 रुपये से कम के कई डिमांड ड्राफ्ट जारी करने का आरोप है। आयकर अधिकारियों ने हैदराबाद में बी लक्ष्मण राव के यहाँ छापा मारा। राव ने आय घोषणा योजना के तहत 9,800 करोड़ रुपए होने की जानकारी दी थी। विपक्ष ने राकेश अस्थाना को सीबीआई की जिम्मेदारी देने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं राकेश अस्थाना को अस्थायी तौर से सीबीआई निदेशक बनाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। शीर्ष अदालत में 9 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। हम रिक्वेस्ट किए हैं कि जो सीबीआई डायरेक्टर का पीरियड 31 नवंबर को खत्म हुआ है, इसीलिए मीटिंग बुलाना चाहिए था। अगर किसी को इंचार्ज भी करना है तो कम से कम चीफ जस्टिस और हम जो मेंबर हैं सबको पूछ के करना चाहिए था। उधर सुप्रीम कोर्ट राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। एक एनजीओ ने नियुक्ति को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को करेगा। याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति में सरकार ने उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया है। साथ ही नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक भी नहीं बुलाई गई। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई के तत्कालीन निदेशक अनिल सिन्हा के रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले सीबीआई में दूसरे बड़े अधिकारी आर.के. दत्ता का तबादला कर दिया गया, जिससे अस्थाना के लिए अस्थायी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। सीबीआई निदेशक के चयन समिति में प्रधानमंत्री के अलावा सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो ने आज दूरसंवेदी उपग्रह रिसोसैट 2A का सफल प्रक्षेपण किया। पीएसएलवी C-36 ने उपग्रह को इसकी कक्षा में स्थापित किया। रिसोसैट 2A से संसाधनों के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ ही वैश्विक प्रयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग डाटा की सुविधा भी मिलेगी। 3, 2, 1, 0+1। पीएसएलवी C-36 ने सुबह 10:25 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। करीब 18 मिनट बाद दूरसंवेदी उपग्रह रिसोसैट 2A को उसने सफलतापूर्वक ध्रुवीय सौर समकालिक कक्षा में स्थापित कर दिया। ये पीएसएलवी की 38वीं उड़ान थी। इसरो के अध्यक्ष AS किरण कुमार ने कहा कि ये उपग्रह 3 टियर इमेजिंग डाटा की निरंतरता को जारी रखेगा। Today we have successful launch of Resourcesat 2A, which is going to provide continuity to our 3-tier imaging data, which will be extremely useful for various applications of land and water. दुनिया के अंदर जो है देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने किया, पहली बार में हम सफल हो गए। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी पहली बार में सफल नहीं हुए। हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, कोई ना कोई चीज़ लॉन्च होती है। बहुत बहुत बधाई है इसरो को। 1235 किलोग्राम के रिसोसैट 2A संसाधनों और मौसम का निरीक्षण कर जरूरी आंकड़े मुहैया कराएगा। ये रिसोसैट 1 और रिसोसैट 2 की अगली कड़ी के तौर पर वैश्विक प्रयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग डाटा की सुविधा जारी रखेगा। रिसोसैट 2A में 2 लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर कैमरा और एक एडवांस वाइड फील्ड सेंसर कैमरा है। इसके अलावा इसमें 2 रिकॉर्डर हैं। यह उपग्रह अगले 5 साल तक अपनी सेवाएं देगा। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंडमान के हैवलॉक और नील द्वीपों पर भारी बारिश के बाद करीब 1400 पर्यटक फंसे हुए हैं। दोनों द्वीपों के 10 गांवों पर भी इसका असर पड़ा है और ज़रूरी सामान की आपूर्ति रुक गई है। ये दोनों द्वीप पोर्ट ब्लेयर से करीब 40 किलोमीटर दूर हैं। नौसेना ने सैलानियों को बचाने के लिए 4 जहाज भेजे हैं। तूफान के चलते दोनों द्वीपों पर भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिससे बचाव के काम में बाधा आ रही है। कई जगहों पर बिजली भी गुल है। इंटरनेट और मोबाइल सेवा भी
बाधित हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, डॉक्टर्स, साथ में जो पानी, खाने पीने का सामान, पानी और डाइवर्स भी भेजे हुए हैं शिप्स के अंदर। तो ये सारा ले दे के हमने एक तरह का एक सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश है जो चल रही है। उधर इंडोनेशिया में आज ज़बरदस्त भूकंप में करीब 100 लोगों की जान चली गई, जबकि 500 से ज़्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। भूकंप के झटके आज सुबह 5:03 पर महसूस किए गए। ये भूकंप आशिया प्रांत में आया। इसका केंद्र पीडीजिया जिले के 18 किलोमीटर पूर्व उत्तर में ज़मीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई। भूकंप की वजह से कई इमारतों के तहस नहस होने की खबरें हैं। वहीं कई लोगों के मलबे में अभी भी दबे होने की आशंका है और उन्हें निकालने के लिए अब सेना की मदद दी जा रही है। पाकिस्तान में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान में 42 यात्रियों समेत कुल 47 लोग सवार थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट PK661 चित्राल से इस्लामाबाद जा रही थी। एबटाबाद के पास इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटा और विमान में 3 विदेशी भी सवार थे। फ़्लाइट दोपहर करीब 3:30 बजे चित्राल से रवाना हुई थी। पाकिस्तानी सेना ने दुर्घटना स्थल के पास हेलीकॉप्टर और अपने जवानों को रेस्क्यू के लिए भेजा है। टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पत्रकार ने कहा है कि ट्रंप ने व्यवस्था का विरोध कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस सर्वे में दूसरा स्थान हिलेरी क्लिंटन को मिला है, जिन्हें ट्रंप ने मात दी थी। इसी पत्रिका के ऑनलाइन पाठक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर थे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।